भारत में सिख की पॉपुलेशन आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है। सिखिज्म दुनिया का सबसे नए रिलीजन्स में से एक है। 1469 से 1708 के बीच सिखिज्म के 10 गुरुज ने सिंपल मैसेज प्रीच करना शुरू किया। ये मैसेज था ट्रूथ, गॉड के प्रति डिवोशन और यूनिवर्सल इक्वलिटी का। सिखिज्म अपने आप में यूनिक है और अच्छे एलिमेंट्स बाकी रिलीजन से शेयर करता है, लव और कंपैशन भक्तिज्म से। इसके साथ कुछ यूनिक आइडियाज गुरुज एंड सेक्रेड बुक्स में हैं, जो इस रिलीजन को अद्भुत बनाता है। आज भारत में सिख का प्रपोर्शन 2% है, पर इंडियन आर्मी में ये नंबर बढ़कर 10% तक हो जाता है। सिखिज्म मेडिवल इंडिया में एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं था, जब इंडियन सोसाइटी में रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन था, जब कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी जैसी सामाजिक बुराइयां हर तरफ फैली हुई थीं, जब सिखिज्म हमारी सोसाइटी के लिए अंधेरे में चिराग की तरह आया। सिख का अपना एक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख गुरुज ने मिलकर लिखा और कंपाइल किया। ये समझना बेहद जरूरी है कि गुरुज को सिखिज्म में श्रद्धा पूरी दी जाती है, पर उन्हें पूजा नहीं जाता। पूजा सिर्फ भगवान को जाता है। सिखिज्म में मेल्स का सरनेम सिंह यानी शेर और फीमेल्स का सरनेम कौर यानी प्रिंसेस रखा जाता है। लेकिन एक एजिलिटेरियन प्रिंसिपल्स पे होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से हमने सिखिज्म में भी कास्ट सिस्टम और इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और इसे समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम सिखिज्म के इतिहास और ग्लोरी को डिटेल में देखते हुए इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हर धर्म की तरह सिखिज्म के विदिन भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन ने जन्म लिया। वो कॉन्ट्रडिक्शंस जिनके चलते सिखिज्म के कई फॉलोअर्स आज अपने गुरुओं की सीख के अगेंस्ट जाते दिख रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे इक्वलिटी का परचम लेकर जन्मे इस महान धर्म के भीतर भी कास्ट सिस्टम जैसी व्यवस्था ने खुद को स्थापित कर लिया है। हम उन ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की भी बात करेंगे जो इस पूरे प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिखिज्म की हिस्ट्री से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। सिखिज्म वर्ल्ड रिलीजन्स में सबसे यंगेस्ट रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत होती है 1469 से। 1469 में इसके फाउंडर गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी, आज के ननकान साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के प्रति आवाज उठाई। उनके अनुसार डिविनिटी का एक्सपीरियंस हर इंडिविजुअल अपने अंदर कर सकता है, बिना किसी भेदभाव के, जो कास्ट, क्रीड, जेंडर या नेशनैलिटी के बेसिस पर आधारित हो। जब डिवाइन की अवेयरनेस होती है तो हर इंडिविजुअल प्यार, सत्य, पेशेंस और शांति से भर जाता है। 30 साल की उम्र में उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की और उसके बाद 15 साल तक ट्रैवल करके पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अपने ब्रदरहुड के मैसेज का प्रचार किया। सिख का मानना है कि गुरु नानक देव जी की सोल एक गुरु से दूसरे गुरु ट्रैवल करते हुए ऐसी प्रेरणा देती है जो सोसाइटी में चल रहे अत्याचार के अगेंस्ट आवाज उठाने में बहुत बड़ा योगदान बनी। शुरू से ही निर्गुण भक्ति में सिख विश्वास रखते थे। इसके बाद सिखिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। 5th गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब अमृतसर में यानी कि गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। गोल्डन टेम्पल सिख के लिए सबसे सेक्रेड प्लेसेस में से एक है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से की गई है कि 4 तरफ से अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। इसका अर्थ यह है कि इसके दरवाजे हर इंसान के लिए खुले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, कास्ट या बोली से हो। आज भी इस गुरुद्वारे में बिना किसी भेदभाव के हर रोज लाखों लोगों को लंगर परोसा जाता है। गुरु अर्जन देव जी की भक्ति पूरे पंजाब में फैलने लगी और इसी समय मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी नैरो माइंडेडनेस के कारण इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पूरे 5 दिन तक टॉर्चर होने के बाद और अपने फेथ पर अटल रहने के बाद अर्जन देव जी हमेशा के लिए अमर हो गए। जहांगीर के द्वारा किए गए टॉर्चर के बावजूद सिखिज्म इंटरफेथ टॉलरेंस का भी प्रतीक बना रहा। 9th गुरु तेग बहादुर जी इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। 17th सेंचुरी के अंत में मुगल एम्परर औरंगजेब दिल्ली में रूल कर रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक इनटॉलरेंट रूलर था और तेजी से कन्वर्जेंस की तरफ उसका पूरा ध्यान था। जब कश्मीरी पंडित्स को फोर्सफुली इसके द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा था, तब तेग बहादुर जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि मुगल एम्परर को कह दिया जाए कि अगर औरंगजेब तेग बहादुर जी को कन्वर्ट कर लेगा तो वो भी सब मान जाएंगे। इसके बाद लंबे चले औरंगजेब के टॉर्चर के बाद भी
तेग बहादुर जी ने अपने फेथ नहीं छोड़ा, उन्हें अपने प्राणों की आहुति दिल्ली में देनी पड़ी। चांदनी चौक के पास शीशगंज गुरुद्वारा तेग बहादुर जी के मार्टियरडम का प्रतीक है। इसके बाद 10th गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा एक ऐसी कम्युनिटी का प्रतीक बना जो मेन और विमेन के बीच इक्वलिटी स्टैब्लिश करता है और शांति का मैसेज भी स्प्रेड करता है। इसी के साथ खालसा ये भी सिखाता है कि अगर इनजस्टिस और ट्राइनरी से लड़ने के लिए आर्म्स उठाने की जरूरत पड़े तो वो भी जरूरी है। इसलिए खालसा आर्मी का भी क्रिएशन हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया और गुरुशिप को गुरु ग्रंथ साहिब के पास करके गुरुशिप को फिजिकल रूप से एंड कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उनके बाद से सिख रिलीजन ऑर्गेनाइज रूप से ग्रो करने लगा। अब हम सिखिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिख बिलीफ्स के अनुसार गॉड ऑमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, ऑमनी प्रेजेंट यानी सर्वभूत और ऑमनीशिएंट यानी सर्वज्ञ है। सिख निर्गुणा भक्ति में विश्वास रखते हैं और मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ हैं। गॉड क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी। गॉड मर्सीफुल भी हैं और कंपैशनेट भी। गॉड डर और शत्रुता से परे हैं। गॉड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेजर्स हैं। सारे पोजीशन हमारे उसी के ग्रेस की वजह से हैं। सिख गॉड को वाहेगुरु बुलाते हैं, जिसका अर्थ है गॉड इज ग्रेट। सिखिज्म के अकॉर्डिंग गॉड और इंसान में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। सिखिज्म ना तो एसेटिसिज्म यानी वैराग्य में बिलीव रखता है और ना ही अविवाहित जीवन में, और ना ही ये कहता है कि सत्य की सर्च में आपको गुफा या पहाड़ जाने की जरूरत है। सिख्स के लिए एक असली जीवन गृहस्थी का ही जीवन है। परिवार के साथ रहकर ह्यूमैनिटी के सच्चे मन से सेवा करना ही एक सिख का मेन ऑब्जेक्टिव है। सिखिज्म कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है और हमेशा से इक्वलिटी पे उनका स्पेशल ध्यान रहा है। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो हिम्स कंपोज किए गए हैं वो विभिन्न रीजन के भक्ति सेंट्स को बिलोंग करते हैं। ये भक्ति सेंट्स दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स थे, पर हर सेंट की अच्छी बात गुरु ग्रंथ साहिब से जोड़ी गई और यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इसमें सिख गुरुओं के साथ फारिद, नामदेव, सूरदास, रविदास, कबीर इत्यादि जैसे कंट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। इसके अलावा सिख टेम्पल यानी गुरुद्वारे में सभी लोग इक्वली इनवाइटेड हैं। पहला गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के करतारपुर में बनाया गया था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। गुरुद्वारे में आमतौर पे 2 कमरे होते हैं। मेन हॉल में गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है और दूसरे में लंगर किया जाता है। लंगर सब एक साथ नीचे बैठकर करते हैं और ये एक इक्वलिटी का प्रतीक माना जाता है। ये कास्ट सिस्टम या अनटचेबिलिटी की तरह प्योरिटी इम्प्योरिटी की भावना को खत्म करने की एक जोरदार कोशिश है। कास्ट रिडन सोसाइटी को चेंज करने के लिए 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स को अर्ज किया कि वो कास्ट सिंबल्स को अपने नाम के अंत से निकाल दें और एक कॉमन सरनेम सिंह मेन के लिए और कौर्स विमेन के लिए उपयोग करें। चलिए अब हम सिख आइडेंटिटी और इवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 18th सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रिलीजन को लेकर कोई रिजिड आइडेंटिटीज नहीं थी। हिंदूज और सिख अमॉर्फस थे, यानी उस समय तक ऐसा नहीं था कि दोनों रिलीजन्स की प्रथा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो। रादर दोनों में अभी भी काफी आदान प्रदान होता रहता था। बट फिर शुरू होता है कॉलोनियल रूल और क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा कन्वर्जन्स का दौर। दूसरी ओर जब आर्य समाज भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने लगता है, तब सिख अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। सिंह साहब, जो कि 1873 में इस्टेब्लिश की गई थी, वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने सिख रिलीजन को प्योरीफाई करना शुरू किया और नॉन सिख सिंबल्स को गुरुद्वारा परमाइसेस से बाहर निकाला। इवन गुरुद्वारा मैनेजमेंट में भी कई बदलाव किए गए। इसी से प्रेरित होकर सिख गुरुद्वारा एक्ट को 1925 में ब्रिटिश एसेंट मिला और गुरुद्वारा का कंट्रोल करप्ट महंत से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के पास चला गया और SGPC धीरे धीरे 1950s तक सिख रिलीजियस मैटर्स पर अल्टीमेट अथॉरिटी बन गई। आज के दिन जो हमें पंजाब में डिवीजन और पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, वो रिलीजन के ओरिजिनल बिलीफ्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती दिखाई पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि 2008 में SGPC ने
पावर पॉलिटिक्स के लिए सिख कम्युनिटी को पोलराइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिख को गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी की लेगेसी में एक चूज करने को कहा। दोनों गुरुओं के बीच कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाने शुरू किए गए, जबकि ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन थे ही नहीं। 2009 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एसजीपीसी के फेवर में रूल करते हुए सिख को डिफाइन किया और कोर्ट में कहा कि सिर्फ वही सिख की तरह कैटेगराइज किए जाएंगे जो सिखिज्म के 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ को मानते हैं, यानी जिसने अपने हेयर कट कराए हैं वो सिख नहीं है। ये सारी डेवलपमेंट्स वोटिंग राइट्स को लेकर हुई एंड एसजीपीसी अपना दबदबा आने वाले समय तक बनाए रखना चाहती थी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पंजाब की पॉपुलेशन लगभग 2.4 करोड़ है, जिसमें से सिख अराउंड 60% हैं। एसजीपीसी के कैटेगराइजेशन की वजह से इन 60% में से केवल 1/3 केशधारी सिख वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। सिख कम्युनिटी जो अपनी इजैलिटेरियनिज्म और ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए जाने जाती है, उनके लिए सबसे बड़ी आयरनी यही है कि आइडेंटिटी बैटल्स की फाइट्स सेक्युलर कोर्ट्स में जीतने के बाद भी रियल सेंस में हार दिखती है। उनकी जीत एक्सक्लूजन में नहीं बल्कि इंक्लूजन में है। रिसेंटली सितंबर 2021 में एक ऐसी घटना हुई जो सिख फेथ के अगेंस्ट जाती है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सिखिज्म में मूर्ति पूजा बिल्कुल मना है, लेकिन इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन में सारागढ़ी स्टैचू अनवील किया गया, जहां अकाल तख्त के जाटदार भी मौजूद थे। मेमोरियल बैटल ऑफ सारागढ़ी में शहीद मार्टियर सोल्जर्स को मान देने के लिए है, जिसमें 21 सिख सोल्जर्स जो 36 रेजिमेंट को बिलोंग करते थे, उन्होंने हजारों अफगान ट्राइब्समैन को नाकों तले चने चबवा दिए थे। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सिख फेथ के अगेंस्ट हैं एंड जो 1 करोड़ रुपए स्टैचू के बनवाने में लगाए गए हैं वो लंगर की सेवा के लिए प्रयोग किए जा सकते थे। एक सबसे बड़ी विडंबना जो हमें डिटेल में समझनी जरूरी है वो है सिखिज्म के विद इन कास्ट सिस्टम की। आदि ग्रंथ कास्ट सिस्टम की कड़ी शब्दों में निंदा करता है और गुरुद्वारे में स्पेशली कास्ट सिस्टम को ऑब्जर्व करने के सख्त खिलाफ है। लंगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां सब लोग एक साथ बैठकर नीचे खाना खाते हैं बिना किसी भेदभाव के। आईआईटी दिल्ली में सोशियोलॉजी प्रोफेसर रविंदर कौर ने अपने पेपर जाट सिख अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी में इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की है। उनका कहना है कि ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर के लिए हमेशा से कास्ट ने सिख कम्युनिटी में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है और आज भी निभाती आ रही है। बट ये सब शुरू कैसे हुआ और आज सिखिज्म में भी कास्ट सिस्टम क्यों देखने को मिल रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स सिख प्रिंसेस के लिए ग्रेटफुल थे जब उन्होंने 1857 म्यूटनी के समय ब्रिटिशर्स की पूरी हेल्प की थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि सिख आर्मीज को अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक लॉयल बफर्स की तरह यूज किया जा सकता है। ब्रिटिशर्स ने बंगाली सोल्जर्स को सिख सोल्जर से रिप्लेस किया, पर एक शर्त रखी कि सिर्फ वही सोल्जर्स आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं जो सिखिज्म के इंपॉर्टेंट सिंबल्स यानी 5 Ks को फॉलो करते हैं। और यहीं से सिख्स के बीच में एक डिवीजन शुरू हो गया। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंडर उन्होंने पंजाब में ट्रेडिशनल, एग्रीकल्चरिस्ट, मार्शल रेसेस और ट्रेडिंग कास्ट्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया, जो आज तक हमें सोसाइटी में दिखाई देता है। आज पंजाब में भारत की सबसे प्रोपोर्शनेट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। 2011 सेंसस के हिसाब से पंजाब की पॉपुलेशन में 31% शेड्यूल कास्ट है, जबकि नेशनल एवरेज केवल 16% है। लैंडलेस दलित सिख जाट फार्मर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं। 1960s के ग्रीन रिवॉल्यूशन से पंजाब जाट्स का फायदा हुआ और लैंडलेस दलित्स के साथ डिवीजन और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। आज इतनी इनइक्वालिटी है कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दलित सिख को जाट गुरुद्वाराज में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा है। यही अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण बना जिसकी वजह से पंजाब में हमें अनेक डेराज देखने को मिलते हैं। डेराज ने दलित सिख को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी दी और इजैलिटेरियनिज्म लाने की कोशिश भी की। डेराज ने इन्हें डिग्निटी, इक्वालिटी और बिलोंगिंगनेस दी, जो मेन स्ट्रीम सिख रिलीजन के लोग दलित सिख को ना दे पाए। राधा स्वामीज, सच्चा सौदा, निरंकारीज, नामधारीज, हांडलीज, दिव्य ज्योति जागरण संस्था, भनियारावाला और रविदासियास कुछ आज भी प्रमुख डेरास पंजाब और आसपास के स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। देश सेवक चंडीगढ़ बेस्ड पंजाबी लैंग्वेज रीजनल डेली द्वारा 2009 की एक स्टडी के अनुसार
पंजाब में करीब 9000 सिख और नॉन सिख डेराज हैं। इनमें से कई डेराज लिविंग गुरु में विश्वास रखते हैं और यहाँ तक कि उनकी अपनी होली बुक्स भी हैं। वर्शिप्ड बाबा का रोल स्पिरिचुअल गाइडेंस से बढ़कर अब सब्सिडाइज राशन और मेडिकल केयर में भी फैल गया है। पिछले कुछ सालों में कंजर्वेटिव सिख इन डेरा को अपोज करते हैं। ये बदलती हुई पंजाब की सोसाइटी सबको आश्चर्यचकित कर देती है। सिखिज्म इंडिया में आया ही एक तरह से ब्राह्मणिक सिस्टम के अगेंस्ट रिवॉल्ट के रूप में था। शुरू से ही इसने कास्ट सिस्टम और किसी भी और तरह के डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया है। गुरु नानक जी ने लंगर या फ्री कम्युनिटी किचन इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए ही किया था। सिखिज्म में प्राइस्ट किसी भी एक कास्ट ग्रुप को नहीं बिलोंग करते और मोस्ट गुरुद्वारों में सब इक्वली प्रे कर सकते हैं। लेकिन सिख लीडर्स और दलित्स के बीच बढ़ती इनइक्वलिटी की वजह से सिखिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स एक आयरनी बनती जा रही हैं और इसे हमें रोकने का प्रयास करना है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हमें न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में इक्वलिटी और ब्रदरहुड की भावना बढ़ती दिखाई देगी। सिख ने आर्मी से लेकर ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस स्टोरी में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है और आगे भी ऐसे ही कामना है कि सिख न अपनी सिर्फ कम्युनिटी बल्कि पूरे देश को उन्नति की राह दिखाएंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।